गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत टाइगर रिजर्व की चर्चा करेंगे कि टाइगर रिजर्व के संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पर हाल फिलहाल में चर्चा हुई है और इससे किस प्रकार से प्रश्न बने जा सकते हैं, इस पर आज चर्चा हम लोग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और कुछ समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए समझते हैं टाइगर रिजर्व के विषय में। हम लोग यह डिस्कस कर रहे थे इससे पूर्व जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, और उस संरक्षण के तहत हम लोगों ने देखा था कि प्रमुख रूप से दो मैकेनिज्म है, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू में यदि किसी वनस्पति का हम लोग संरक्षण करते हैं तो उसके लिए नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है, और इसी प्रकार यदि किसी प्राणी की सुरक्षा की जाती है तो उसके लिए स्पेशल रिजर्व बनाया जाता है। जैसे टाइगर की सुरक्षा के लिए क्या बनाया जाता है, टाइगर रिजर्व। तो इसी की हम चर्चा करेंगे। यह भी एक इन सीटू मैकेनिज्म के तहत ही कार्य करता है, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो था वह इन सीटू एक्स सीटू दोनों का मैकेनिज्म मिला जुला हुआ है, लेकिन फिर भी प्रधानता उसमें जो रहती है वह इन सीटू की ही रहती है। तो चलिए यहां पर हम प्रारंभ करते हैं अपना टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 का है, और अगर इसकी स्थापना के विषय में हम बात करें तो इसकी स्थापना किसके तहत की गई है ये भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो एक हमारे पास है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसी के अंतर्गत, या हम यूं कहें कि जो हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 था उसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी। और इसकी चर्चा हम प्रारंभ में ही कर चुके थे जब हम लोग पर्यावरण और प्रौद्योगिकी का एक प्रकार से सैद्धांतिक पक्ष पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर हम किसे कहते हैं, या अगर बात करें टाइगर रिजर्व हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर किसी भी टाइगर रिजर्व का जो तात्पर्य होता है ये होता है कि भारत सरकार ने निम्न उद्देश्यों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक राष्ट्रीय योजना को 1973 से प्रारंभ किया है। यहाँ पर होता क्या है, बाघों की समुचित सुरक्षा एवं प्रबंधन द्वारा देश में बाघों की जीवन योग्य, जीवन मतलब जहां पर उनका जीवन सुरक्षित हो और जीने के योग्य हो, जीवन योग्य संख्या को सुनिश्चित करना हो, वैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक एवं जैविक मूल्यों एवं महत्व के लिए बाघों की प्रजातियों को विशिष्ट चयनित टाइगर आगारों अर्थात टाइगर रिजर्व में पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना इसका मूल लक्ष्य है। कि हम क्या करेंगे, टाइगरों की पूर्ण सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। साथ में शिक्षा एवं दृश्यावलोकन के लिए प्राकृतिक धरोहर के रूप में बाघों के आवासों तथा उनमें रहने वाले बाघों का परिरक्षण अर्थात उनका प्रिजर्वेशन करना, ये सब शामिल होता है किसी भी टाइगर रिजर्व में। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इसी को मॉनिटर करने के लिए कि टाइगरों का किसी भी प्रकार से अवैध तरीके से इनका शिकार ना किया जाए या इनको बंदी ना बनाया जाए। तो ये सब जो बातें हैं, या इनमें कोई महामारी तो नहीं फैल रही है या किसी प्रकार से अन्य समस्याएं तो इनके सामने नहीं आ रही है, तो इन सबको मॉनिटर करने के लिए 2010 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम है यम स्ट्राइप्स। यहाँ पर जो यम स्ट्राइप है तो इसका क्या तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो इसका तात्पर्य आप स्पष्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्ट्राइप होगा, ए आर होना चाहिए, एस आर है, एफ नहीं है, स्ट्राइप है, हाँ स्ट्राइप्स है। तो इसका तात्पर्य होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, अर्थात टाइगर की पूर्ण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत होता क्या है कि कहीं ना कहीं कॉलर बेल्ट होता है कि जो टाइगर के गले में पहनाया जाता है, और इसके माध्यम से उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है कि टाइगर कहाँ कहाँ पर विचरण कर रहा है,
या इसके ऊपर किसी प्रकार का संकट है या नहीं है, अर्थात किसी फॉरेन बात करें प्राणी से कोई अगर समस्या है तो वो भी, या किसी प्रकार का अगर इनका कोई शिकार करना चाहता है तो इन सब प्रकार से इनकी हम मॉनिटरिंग करते हैं। या हो सकता है कोई इनमें अगर महामारी फैल रही है तो उसका भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं यम स्ट्राइप के द्वारा, जो 2010 में शुरू किया गया था। इसी प्रकार एक और कार्यक्रम शुरू किया गया था 2010 में, उसका नाम है T*2। क्या है? T*2, अर्थात टाइगर को डबल करना है। तब तक 2022 तक, तो टाइगर की संख्या को 2022 तक डबल करना है, और यह प्रोग्राम 2010 में प्रारंभ किया गया था। और इसके लिए जो स्थान था जहां पर यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो था सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया। तो सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया में T*2 प्रोग्राम की शुरुआत की गई 2010 में। इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया था कि 2022 तक टाइगर की संख्या को बढ़ा करके क्या करना है? 2 गुना करना है। और ऐसा करने वाला नेपाल पहला राष्ट्र है कि जो टाइगरों की संख्या को डबल कर लिया समय से पूर्व। तो 13 टाइगर रेंज हैं, मतलब 13 टाइगर रेंज देश हैं जिनके लिए यह लक्ष्य सुनिश्चित किया गया था, और उसमें नेपाल सबसे पहला राष्ट्र था जिन्होंने यह लक्ष्य पूरा किया समय से पूर्व। और भारत भी अगर आप देखें तो भारत भी समय से पूर्व अपने लक्ष्य को पूरा कर चुका है। भारत का जो एक प्रकार से टाइगर सेंसस था जो पब्लिश हुआ था 29 जुलाई 2019 को, ध्यान रखिएगा 29 जुलाई को हम लोग टाइगर दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पर 2019 में जो इसका सेंसस पब्लिश हुआ था तो इसमें ये बात कही गई थी कि टाइगरों की संख्या अब भारत में क्या हो चुकी है? डबल हो चुकी है, अर्थात समय से पूर्व। और जो टाइगर सेंसस होता है, जो टाइगरों की जनगणना होती है, यह प्रत्येक 4 वर्षों पर की जाती है। जिस प्रकार से हम लोग मानव की जनगणना करते हैं प्रत्येक 10 वर्षों पर, उसी प्रकार टाइगरों की भी जनगणना होती है, लेकिन कितने वर्षों पर? प्रत्येक 4 वर्षों पर। और 2019 में ही हम लोगों ने समय से पूर्व अपने लक्ष्य को कंप्लीट किया, अर्थात T*2 को। और इसके अनुसार, अर्थात इसी सेंसस के अनुसार यह आंकड़ा हमको मिलता है कि वर्तमान में जो टाइगरों की संख्या भारत में है ये है 2967 टाइगर भारत में विद्यमान है। और यह संपूर्ण विश्व के टाइगर का लगभग 70% है, अर्थात पूरे विश्व में जितने टाइगर हैं उसका 70% अकेले भारत में विद्यमान है। और इसमें भी अगर बात करें किस राज्य में सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर विद्यमान है, 526 हैं। कर्नाटक में 524 हैं, और उत्तराखंड में 442 टाइगर विद्यमान हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जो थेनी तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? थेनी तमिलनाडु में। क्या नाम है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यह भी बहुत चर्चा में रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि इसको बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व का अवार्ड मिला है। क्या मिला है? बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व का अवार्ड मिला है। किसको? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। कहाँ पर है? थेनी तमिलनाडु में है। साथ में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है। क्या है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। इसके चारों तरफ 438 वर्ग किलोमीटर का एक इको सेंसिटिव जोन घोषित करने वाला पहला राज्य बना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने एक टाइगर रिजर्व के चारों तरफ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? वो है तमिलनाडु। और किस टाइगर रिजर्व के चारों तरफ यह इको सेंसिटिव जोन बनाया है? उसका नाम है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। और ये भी कहां पर है? तमिलनाडु नीलगिरी वाले सेक्शन में। यहां पर ये जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सभी नेशनल पार्क अपने चारों तरफ एक इको सेंसिटिव जोन घोषित करें, और ऐसा करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य था। एक प्रकार से जो इको सेंसिटिव जोन होता है इसकी चर्चा बहुत व्यापक तरीके से हम लोग करेंगे जब बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में एक कोर एरिया होता है, एक बफर एरिया होता है, और एक आउटर जोन होता है। तो जो आउटर क्षेत्र होता है वही एक प्रकार से इको सेंसिटिव जोन होता है, अर्थात जिससे वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाता है। तो यही विचारधारा यहाँ पर भी है कि यदि सभी नेशनल पार्क के चारों तरफ एक इको सेंसिटिव जोन बना दिया जाए, ऐसे में जो मानव और वन्य जीव का कॉन्फ्लिक्ट है यह मिनिमम होगा, कम होगा, जिससे मानवों की भी सुरक्षा होगी और वन्य जीवों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। यही दृष्टिकोण था सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने का। और इसी के तहत कहीं ना कहीं तमिलनाडु ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का एक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो एक और कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी, ये है NTTA, अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी।
किसके तहत इसकी स्थापना की गई है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया। कब? 2006 में। और इसी में संशोधन के साथ इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? 2006 में। इसमें संशोधन करके किया गया है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन करने के तहत इसकी स्थापना की गई है। और इसका जो मुख्य लक्ष्य है या प्रमुख कार्य है, ये है कि देश में बाघों के संरक्षण को मजबूती प्रदान करना। ये बाघों के संरक्षण का प्रमुख कार्य किसका है? तो प्रोजेक्ट टाइगर का है, जो इसका संरक्षण करता है। लेकिन उसी को और मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है। यहां पर इसलिए लिखा गया है कि जबकि बाघ संरक्षण की शुरुआत 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट के तहत की जाती है। और टाइगर प्रोजेक्ट की जो स्थापना है, एक प्रकार से स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के दिशा निर्देश के तहत किया गया था 1973 में। फिर अगर हम देखें वर्तमान में हमारे राष्ट्र में कितने टाइगर रिजर्व हैं, अगर इसकी बात करें तो टोटल टाइगर रिजर्व पूरे भारत में वर्तमान में कितने हो चुके हैं? लगभग 54 हैं। कितने हैं? 54 हैं। तो ये आप देख सकते हैं वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54 रिजर्व हैं। और जो 54 नंबर का टाइगर रिजर्व है, यह चित्रकूट में स्थित है, जिसका नाम है रानीपुर। रानीपुर वर्तमान में भारत का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है और यह 54 नंबर पर उपस्थित है। और यह कब इसकी स्थापना मानी जाए? तो 27 सितंबर 2022 को। और इसकी जो सूचना है, कहीं ना कहीं यूपी कैबिनेट ने 1972 के वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम की धारा 30A के तहत किया गया है। तो ये बातें हमको स्पष्ट होनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में 3 और टाइगर रिजर्व विद्यमान हैं। उत्तर प्रदेश में 3 अन्य जो टाइगर रिजर्व हैं, इनके नाम क्या क्या हैं? दुधवा टाइगर रिजर्व एक है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। पीलीभीत एक टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, और अमनगढ़ है। तो एक प्रकार से दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया। ये 3 पहले से ही थे। और वर्तमान में चौथा जो टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है चित्रकूट जिले में रानीपुर है। साथ में अगर हम बात करें कि टाइगरों की जो संख्या है, सेंसस 2019 जो भी हमने बात किया है, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो टाइगरों की संख्या है 173 है। कितने हैं? 173 टाइगर उत्तर प्रदेश में विद्यमान हैं। जिनमें से दुधवा नेशनल पार्क में कितने हैं? 109 हैं। और पीलीभीत में कितने हैं? 65 है। तो प्रश्न उठता है कि जब 2 ही टाइगर रिजर्व में टाइगर विद्यमान है, तो शेष अमनगढ़ और रानीपुर किस लिए आखिर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? इसका तात्पर्य यह है कि वह भी स्थान जो है टाइगरों के रहने के लिए एकदम योग्य है। वहां पर भी टाइगरों का विचरण होता रहता है, तो इसलिए इन स्थानों को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है। फिर अगर आगे हम बात करें तो 53 नंबर का जो टाइगर रिजर्व था, अर्थात उससे पूर्व का जो था, उसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार 52 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, और ये कहां पर है? राजस्थान में है। इसी प्रकार अगर देखें 51 नंबर का जो टाइगर रिजर्व था, ये था तिरुविल्लीपुथुर, और ये कहां पर है? मेघामलाई तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से टाइगर रिजर्वों की संख्या 54 है। और 54 का नाम याद कर पाना थोड़ा जटिल कार्य है। जटिल क्या, मतलब याद किया जा सकता है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि किसी टाइगर रिजर्व पर हाल फिलहाल में कोई यदि समकालीन मुद्दा रहा है, तो आप उसको याद करिए, शेष को याद करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यहां पर अगर बात करें कि बाघों की मौत पर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2016 के बाद से बाघों की मौतों की संख्या में लगातार कमी आई है। अर्थात पिछले 3 सालों में घट करके 100 से भी कम हो गया। अर्थात जो टाइगर मरते हैं, एक प्रकार से इनका जो डेथ टोल इस समय कम है, 100 से भी कम देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस था, अर्थात 29 जुलाई, इसका जो थीम था ये है देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड, अर्थात उनका जो अस्तित्व है ये हम लोगों के हाथ में है। हम लोग चाहें तो इनके अस्तित्व को बना करके रखें और चाहें तो उनके अस्तित्व को समाप्त कर दें। तो इसलिए यहाँ पर ये थीम रखा गया है कि देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड। अगर बात करें कि एक कुन्हो नेशनल पार्क है, और यह भी वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहा है। और चर्चा में रहने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है
कि यहाँ पर कुछ चीता को ला करके स्थापित करने की बात की जा रही है कि चीता को एक दूसरे स्थान से ला करके यहाँ पर रखा जाएगा। और इस दौरान एक खेप तो पहले ही आ चुकी थी, जिसके तहत हम लोग बात करेंगे कि 8 जो चीता थे ये लाए गए थे कहाँ से, नामीबिया से। लेकिन 12 चीता वर्तमान में भी यहाँ पर लाने की बात की जा रही, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। तो इसलिए यह काफ़ी चर्चा में है। कुन्हो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 12 चीतों के स्थानांतरण के लिए दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुका है। और यह हस्ताक्षर किसके किसके बीच में हुआ है, तो सिरिल रामाफोसा, तो मतलब वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, इनके माध्यम से इसका अनुमोदन किया गया है। और अगर बात करें कि इससे पूर्व जो 16 सितंबर था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कितने लाए गए थे, 8 चीते, जिसमें से 3 नर था और 5 मादा थी। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए कि 8 जो चीते थे यह अतीत में ही नामीबिया से इस कुन्हो नेशनल पार्क में लाया गया था। और 12 जो चीते हैं यह कहाँ से लाए जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका से। अर्थात वर्तमान में यहाँ पर जो कुल संख्या हो जाएगी चीतों की, ये हो जाएगी 20। कितनी हो जाएगी, 20। जो नामीबिया से लाया गया था उसमें 3 नर हैं और 5 मादा चीता विद्यमान है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। साथ में यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया और बोत्सवाना में दुनिया के सर्वाधिक अर्थात 7000 चीते निवास करते हैं। और आखिरी जो चीता था भारत में, ये कहाँ देखा गया था, तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में देखा गया था। वो भी कब, 1947 में। और 1947 में ही इसकी मृत्यु हो गई। और उसके पश्चात 1952 में इस प्रजाति को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अर्थात IUCN के रेड डाटा बुक के अनुसार इसे पहले लिस्ट में डाल दिया गया कि भारत से यह प्राणी क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। लेकिन अब पुनः इसको भारत में लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जिससे इनकी आबादी पुनः यहाँ पर बढ़ सके। और इसी प्रकार देखा जाए एशियाई शेरों के भी पुनर्वास की बात की जा रही है। पुनर्वास का संदर्भ ये है कि यहाँ पर कई प्रकार की महामारियां अतीत में आ चुकी हैं। अर्थात जो गिरबन था गुजरात का, उस गिरबन में कई बार एशियाई शेरों के ऊपर महामारियों का संकट आ चुका है। तो भविष्य में इस प्रकार के संकट से निपटने के लिए एक अन्य जो वर्धा वन्यजीव अभयारण्य है, इसका चयन किया गया है। और इसका चयन किसके माध्यम से किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय वन्यजीव संस्थान अर्थात वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसका प्रोविजन किया गया है। और किसके तहत किया गया है, लायन एक्ट 2047 अ विजन फॉर अमृतकाल। इसी के तहत यह प्रपोजल रखा गया है कि एशियाई शेरों का एक पुनर्वास किया जाए। कहाँ पर, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में। और यह जो वर्धा वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है, ये भी हमको ध्यान में रखना होगा कि वर्धा वन्यजीव अभयारण्य ये जो है यह 192 किलोमीटर, मतलब इसका एरिया है 192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह गुजरात के पोरबंदर जिले में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात के ही पोरबंदर जिले में स्थित है। साथ में अगर बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1979 में की गई थी। तो 1979 में यह वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना की गई थी। कहाँ पर है, गुजरात के पोरबंदर जिले में है। और अगर देखा जाए तो गिरबन से इसकी जो दूरी है यह लगभग 100 किलोमीटर है। यही लिखा गया है ना कि जो उनके वर्तमान घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है। क्योंकि वर्तमान में अभी जो यह शेर रहते हैं ये कहाँ रहते हैं, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर, गिर राष्ट्रीय उद्यान में अभी ये वर्तमान में हैं। यहाँ से इनको विस्थापित करके कहाँ पर लाने की बात किया जा रहा है। विस्थापित का तात्पर्य सबको नहीं हटाया जाएगा, अर्थात वहाँ से सिर्फ कुछ शेरों को यहाँ पर पुनर्वासित करने का कार्य किया जाएगा कि जिससे भविष्य में यदि किसी प्रकार की कोई महामारी फैले या किसी इस प्रकार की आपदा आए तो उससे हम इनको सुरक्षित कर सकें। यही पर लिखा गया है। इस परियोजना का जो उद्देश्य है ये है शेरों की आबादी को बीमारियों या पर्यावरणीय खतरों जैसे प्राकृतिक आपदाओं या आवास के नुकसान के कारण संभावित विलुप्त होने से बचाना है। शेरों का जो स्थानांतरण है भविष्य के प्राकृतिक फैलाव के लिए अभयारण्य भी तैयार करेगा, जो कि प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है।
क्योंकि इसीलिए बस मूल उद्देश्य है कि जिससे इनकी आबादी बची रहे, क्योंकि सभी शेर यदि एक ही स्थान पर हैं, यदि किसी प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न हुई तो सभी शेर विलुप्त हो सकते हैं। इसलिए इसके पुनर्वास की बात की जा रही है। तो कुछ शेरों को यहाँ से हटा करके वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में भी क्या किया जाए, पुनर्वासित करने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। और इससे क्या होगा, शेरों की आबादी में वृद्धि भी होगी। साथ में यहाँ पर बात किया जाए कि बार बार यहाँ पर एक ही इंस्टीट्यूशन का चर्चा हो रही है, और वह भारतीय वन्यजीव संस्थान अर्थात वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने यह प्रपोजल दिया था कि गिरबन के जो शेर हैं इनको कहाँ पर रखा जाए, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में भी पुनर्वासित किया जाए। इसकी स्थापना कब की गई है, तो यह उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर है और 1982 में यह स्थापित किया गया था। साथ में यह किसके तहत स्थापित किया गया, तो ये भी ध्यान रखना है, यह जो संस्थान है यह पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान। यह संस्थान प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, अकादमी कार्यक्रम के अलावा अन्य वन्यजीव अनुसंधान तथा प्रबंधन में सलाहकारिता प्रदान करता है। यह इसके प्रमुख कार्य है, और इसी दृष्टिकोण में यह एक सलाह दिया है कि हम लोग क्या करेंगे, गिरबन के टाइगरों को, टाइगर नहीं बल्कि शेरों को वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में पुनर्वासित करने का कार्य सुनिश्चित करें। तो ये कुछ प्रमुख चर्चाएं थी जिसके विषय में हमको जानना था, और शेष चर्चाएं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और वहां पर हम लोग हाथी रिजर्व के विषय में डिस्कस करेंगे। तो तब मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।